अब अपन नेक्स्ट आते हैं सिटीजनशिप एक्ट समझने में। अपन इंडियन सिटीजन जो है ना, कुछ तरीक़ों से सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है। कैसे देते हैं? एक कुछ 4-5 तरीके हैं जिस वजह से अपन सिटीजनशिप अलाउ करते हैं इंडिया में। पहले अपन एक कहानी समझते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ की, ठीक है। ये सेक्शन, ये अपन एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। वैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज पढ़े, पर सिंस रिलेटेड टॉपिक है तो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अपन एक कहानी चालू करते हैं किसकी, प्यार की एक कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है सिटीजनशिप सुनो। एक डैश था, एक डैश थी, ठीक है। चलो मैं ना तुमको 3 कहानी सुनाऊंगा, ऐसे रिलेट करो। 3 कहानी 3 पीढ़ी की, दादाजी की पीढ़ी से स्टार्ट होकर पापा की पीढ़ी से पापा जी ना आपकी पीढ़ी तक, ठीक है। तो दादाजी की अपने अपने खानदान में लिखा हुआ था, एक रूल लिखा हुआ था, अपने खानदान का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ऐसा लिखा था कि भैया तो शादी करेंगे ना वो इंडियन सिटीजन से ही करेंगे। ये चेक कर लेना अपने को भैया कि इंडियन सिटीजन है कि नहीं। ये अपन को बाय बर्थ वाला आर्टिकल समझा देगा पूरा। तो क्या भाई दादाजी का टाइम आया, उस टाइम पे दादाजी ने पसंद करा कि भैया मेरे को एक XYZ नाम की या फिर मैरी नाम की लड़की पसंद कर ली शादी ने। तो उन्होंने बायोडेटा मंगवाया कि चलो ठीक है भैया बढ़िया। उन्होंने देखा भैया मैरी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मैरी का जन्म कब हुआ। ऑब्वियसली एक अपन को डेट याद रखने की 1987, हाँ 1987 से पहले हुआ था, 1952, 53, 55 कभी भी हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका इनका जन्म, हाँ मैरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था 1987 से पहले, हाँ ठीक है। भारत में हो, हाँ ठीक है। बोले इंडियन सिटीजन, चलो शादी पक्की, जट मंगनी पट गया। बोले अरे सर पापा मम्मी का कुछ देखने का है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस मैरी को देखने का है कि भैया मैरी इंडियन सिटीजन है कि नहीं। बोले इंडियन सिटीजन है, इंडिया में बर्थ है। बोले हाँ ठीक है तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिटीजनशिप है क्या? बोले हाँ। क्या चेक करने का है अपने को? पहले बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ आप इंडिया में जन्मे हो, अगर आप 1987 से पहले हो तो फिर आपको इंडियन सिटीजन मिल जाएगी क्या? बोले हाँ। तो फिर इंडियन सिटीजन है मैरी, शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं, चलो गेम खत्म। नेक्स्ट अपन देखें कहानी में आते हैं, भाई आप ग्रैंडफादर का हुआ बेटा, उनकी शादी की बारी आई। जब उनकी शादी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है पापा मतलब उन्होंने बोला कि भैया मैंने एक लड़की पसंद कर ली और मेरे को इससे शादी करनी है। तो फिर उन्होंने बोला भैया अपने फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपन इंडिया सिटीजन से ही शादी करते हैं भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने सब देख लिया पापा, अपन ने चेक कर लिया कि भैया जैसे मैरी जी जो थी वो इंडिया में बर्थ हुई थी, तो ये जिनको पापा ने पसंद करा वो भी इंडिया में बर्थ हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, 1987 के बाद चीज़ें बदल गई भाई साहब। अपन को सिर्फ ये नहीं चेक करना कि वो जो खुद है वो इंडिया में बर्थ है कि नहीं है, अपन को ये भी चेक करना है कि भैया इंडिया बर्थ के साथ साथ ईदर ऑफ द पेरेंट्स इंडियन है कि नहीं है। भाई दोनों में से किसी भी एक पेरेंट का आप तो मंगवा लो भैया सिटीजनशिप का प्रूफ। अगर दोनों में से एक पेरेंट भी सिटीजन है, इंडिया में बर्थ है, प्लस ईदर ऑफ द पेरेंट सिटीजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन शादी कर देंगे। उन्होंने प्रूफ मंगा लिया, उन्होंने कहा ठीक है भैया फादर जो है उनके, जो लड़की है उनके फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है। बोलो चलो लड़की इंडिया में जन्मी है, काम खत्म, चलो ठीक है भाई यहाँ भी जट मंगनी पट गया, यहाँ भी अलाउ हो गया। अब भाई 2004 के बाद की बारी, 2004 में आप बढ़ गए, आपने कहा भैया मेरे को तो एंजल प्रिया ही पसंद है, मैं उसी से ही शादी करूंगा बस, नहीं तो मैं जीने मरनी कसमें खा लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो आपके पापा ने बोला कि रुको रुको बेटा, तुमने चेक कर लिया एंजल प्रिया सिटीजन है कि नहीं, अपनी फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन है कि अपन को इंडियन सिटीजन से करिए। आपने बोला पापा मैंने चेक कर लिया, जैसे मम्मी है ना वो इंडियन सिटीजन थी और उनके जो फादर थे वो इंडियन सिटीजन थे, तो मैंने भी चेक कर लिया कि इनके जो फादर है एंजल प्रिया के फादर, क्योंकि ये पापा की परी है तो ये भी इंडियन सिटीजन है। तो फिर फादर ने समझा बेटा वो 2004 के पहले की बात थी, 2004 के बाद अपन को एक और कंडीशन देखने का है क्या, कि वो खुद बर्थ है इंडिया में एंजल प्रिया का। बोले हाँ। ईदर ऑफ पेरेंट का इंडिया बर्थ है, सिटीजन है। बोले हाँ। जो दूसरा पेरेंट है ना बचा हुआ, वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इलीगली इंडिया में माइग्रेट करके आकर रह रहे हैं, और ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो आपने जाकर तहकीकात करी, आपने चेक किया, आपने कहा यार ये तो इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है दूसरा पेरेंट। बोले नहीं नहीं, ओह फिर आपके सांस में सांस है। आपने कहा ठीक है अब मैं एंजल प्रिया से खुल के शादी कर सकता हूँ। तो 3 अलग अलग चीज़ें आई। क्या आई? सिटीजनशिप बाय बर्थ, बर्थ पे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अगर आप 26 जनवरी 1950 और 1987 के बीच के पैदा हुए हो तो सिंपल सा है, आप इंडियन सॉइल में बर्थ हुआ है, सिटीजनशिप मिलेगी। 1987 1 जुलाई 1987 के बाद एक कंडीशन एक्स्ट्रा हुई, क्या? एटलीस्ट 1 पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक बाहर का भी होगा तो चलेगा। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद एक और कंडीशन जुड़ गई कि भाई
खुद का बर्थ यहाँ पर, एक पेरेंट यहाँ पर सिटीजन होना चाहिए, दूसरा नॉन इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए, यानी कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो तीन चीजें, 3 बार रूल चेंज हुए। पहले सिर्फ बर्थ देखते थे, फिर एक पेरेंट को देखते थे, फिर एक पेरेंट के साथ साथ दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये देखते थे। ठीक है, ये अपना सिंपल सा बर्थ वाला हो गया। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अपन इसको फटाफट से आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लॉ की चीज़ें और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। तो अपन को सिर्फ ये समझना है कि ये कैसे कंट्रोवर्सी में क्रिएट हुआ था और इसमें से कौन सा पॉइंट जाकर कंट्रोवर्सी में होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, डिसेंट, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू पेरेंट्स, यानी कि खुद तो बाहर जन्मा है भाई, खुद जन्म होता तो अपन फर्स्ट वाले में चल जाते, खुद तो बाहर जन्मा है लेकिन इंडियन पेरेंट पॉसिबल इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। कैसे? इंडियन कपल वर्किंग इन कनाडा हैज अ चाइल्ड देयर, बहुत कॉमन चीज है। अ चाइल्ड कैन ऑब्टेन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट इफ द कंडीशंस अंडर द एक्ट आर फुलफिल्ड। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट है ना वो इंडियन सिटीजन से है और जो बच्चा है ना वो बाहर जन्मा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा भाई रजिस्ट्रेशन किसको अवेलेबल है? जिसके क्लोज लिंक्स ऑफ इंडिया है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया 7 years बिफोर अप्लाइंग। अगर आप ये हो तो आप इंडियन ओरिजिन, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और साथ में आप 7 साल बिफोर अप्लाइंग से यहाँ पर इंडिया में ही रह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। आप किसी इंडियन से किसी ने शादी कर ली फॉरेनर ने, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर 7 years है तो वो जो स्पाउस है उसको मिल सकता है, माइनस चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि कैन बी इंडियन सिटीजन। सिंपल सा है रजिस्ट्रेशन के केस में कि भैया अगर आपका इंडियन से कुछ ना कुछ ताल्लुकात है तो उस केस में आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, OCI हो आप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो वहाँ की सिटीजनशिप को आपको रिवोक करके यहाँ पर सिटीजनशिप अलाउ हो जाएगी। ठीक है, एक अपन, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पहले इसको पढ़ा रहा हूँ, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल को कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली, ठीक है, किसी रीजन से, तो जब टेरिटरी एक्वायर कर ली तो जिस टेरिटरी को एक्वायर करा है ना उसके सिटीजन कहाँ जाएंगे भाई? वो टेरिटरी तो अब रही नहीं, वो तो भारत का पार्ट बन गई, तो इस वजह से वो टेरिटरी जो है ना वो इंडिया का पार्ट बन गई, तो उस टेरिटरी के लोग भी इंडिया के पार्ट बन गए। गोवा 1961 में एक्वायर किया था, ठीक है, पुडुचेरी बाद में, सिक्किम बाद में, इन तीनों के जो सिटीजन उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे वो कहाँ बने? वो इंडिया के सिटीजन बने, तो सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब अपन आते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आप फॉरेनर हो, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, ना आपका इंडियन ओरिजिन से हो, ना आपके पेरेंट्स इंडियन है, लेकिन फिर भी इंडियन आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। क्या आप बोल दोगे कि नहीं भैया अलाउड ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेचुरलाइजेशन से भी इंडियन सिटीजन बन सकते हो। ये किसके लिए? फॉरेनर जिनका स्पेशल इंडियन ओरिजिन से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं भाई, मान लो कि कोई जापानीज साइंटिस्ट है, वो 20 साल से इंडिया में रिसर्च कर रहा है और यहाँ से इतना रूट से कनेक्टेड हो चुका है कि उसने कहा यार मेरे को इंडियन सिटीजन बनने का है, तो इंडियन सिटीजन ले सकता है क्या? हाँ, नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन में सिटीजनशिप ले सकता है। कुछ चीज़ें, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, एक इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया एंड सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फुलफिलमेंट प्रिस्क्राइब कंडीशन फलाना ढिमकाना। ठीक है, अभी क्या प्रिस्क्राइब कंडीशन है? ये कंडीशन ने पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करा था, क्योंकि इसमें जाकर अमेंडमेंट होते हैं। इसको अपन समझते हैं। नेचुरलाइजेशन समझ लिया अपन ने। इसमें क्या बोला कि भाई 12 महीने इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन के आप क्या होने चाहिए? आप इंडिया में रिसाइड करना चाहिए। दूसरा, पिछले 14 साल में 11 साल आप इंडिया में रहने चाहिए, यानी कि अगर मैं 2026 की बात करूं तो पिछले, तो उसमें क्या बोला? पिछले 12 महीने यानी कि लास्ट 12 मंथ्स तो आप इंडिया में हो ही सही। अब 2026 में पिछले 14 साल काउंट करूं तो यानी कि 2012 से 2026 तक के बीच में आपको ऐसा है कि लगभग 11 साल इसमें से आप बीच में ऑन ऑफ बाहर अंदर जा सकते हो, लेकिन 11 साल आप यहाँ पर हो। ठीक है, तो उस केस में आप नेचुरलाइजेशन से अप्लाई कर सकते हो। ये एक सिंपल सा प्रोविजन था। ठीक है, ये अपन ने इसलिए पढ़े क्योंकि इसी प्रोविजन में अमेंडमेंट आया था 2019 में, तो पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अभी अपन ने समझ लिया है, सिंपल सा है। क्या है कि अपन ने ये समझा कि सिटीजनशिप इंडिया कैसे कर सकते हैं? बर्थ से कर सकते हैं, डिसेंट से कर सकते हैं, यानी कि आप इंडियन पेरेंट्स को पैदा हुए हो, भले बाहर हुए हो। रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी से कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में। 2019 में ये बोला कि वो जो नेचुरलाइजेशन से इंडिया में हो रहा था ना, तो वो नेचुरलाइजेशन में जो अपन ने कंडीशन डाली थी ना कि पिछले 14 साल में से 11 साल वो इंडिया में रिसाइड वो होने चाहिए, रहने चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो 11 है ना, 11 इसको चेंज करके 5 कर दिया। लेकिन ये 5 जो करा ना, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए करा, सिर्फ 3 कंट्री के लोगों के लिए।
इन्होंने बोला पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें से लोग जो आएंगे और जो कि स्पेसिफिकली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, अगर इनमें से किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं और इन तीनों कंट्री से आ रहे हैं और नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस से इंडियन सिटीजन होना चाह रहे हैं, तो उनको एक रिलैक्सेशन दिया कि जो 14 में से 11 साल आपको इंडिया में रुकने का था ना, वो 11 को उन्होंने कम करके 5 कर दिया। समझ गए? वापस बताता हूं। कोई एक हिंदू है जो कि पाकिस्तान में रह रहा था, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी, तो कैसे मिलेगी? वो शुरू से पाकिस्तान में था, सब कुछ वहीं, लाहौर में था, शुरू से लाहौर में था, लाहौर में जन्मा, लाहौर में पेरेंट्स, लाहौर में ग्रैंड पेरेंट, सब कुछ लाहौर में। उसको चाहिए नेशनलाइजेशन से इंडिया में सिटीजनशिप। चलो ठीक है, अब सिटीजनशिप चाहिए इंडिया में, तो उनको नेशनलाइजेशन से प्रोसेस से 14 में से 11 साल करना था, 11 साल यहाँ रहना था। लेकिन सरकार ने क्या करा, 2019 में बोला कि भैया अगर आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस में से कोई एक हो और आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से आ रहे हो, तो आपको 31 दिसंबर 14 के अगर है ये वाला, तो आपकी जो कंडीशन है वो 11 से 5 साल मानी जाएगी। तो जब ये लॉ लेकर आए ना, तो इसमें देखो मुस्लिम पेंशन नहीं है, ये जो स्पेशल है ना, तो ये मुस्लिम्स को स्पेशल नहीं है, तो बस यही लॉ है। यानी कि जिनको आगे सिटीजनशिप एक्वायर करनी है नेचुरलाइजेशन से, और अगर वो इन 3 कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन 5 रिलीजन से बिलोंग करते हैं या 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो कंडीशन है 11 साल की, 11 की जगह 5 साल है। बस यही लॉ में अमेंडमेंट जो था वो मेन था। अब आप बोलो, इसमें आकर बिजलियां कड़क रही, बैंकर बवाल मच गया भाई साहब, पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई साहब। अब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूँ बेयर एक्ट का, उसमें लिखा है देखो, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 एंड हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या बोला कि कैसे रिप्लेस करेंगे, नॉट लेस देन 5 ईयर्स कर देंगे इन द प्लेस ऑफ नॉट लेस देन 11 ईयर्स, बस यही बोला। भाई मैं आपको बोलूँ कि इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा दिखा क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जिस्टिंग सिटीजन्स को कुछ इफेक्ट है क्या? नहीं, ये तो पूरा जो अमेंडमेंट है ना, वो अप्लाई किस पे हो रहा है, जो आगे सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे। एग्जिस्टिंग सिटीजन्स को कोई भी चीज करने को बोला क्या? नहीं। बेसिकली सबसे पहला मिथ कि एग्जिस्टिंग सिटीजन्स को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी और उसमें मुस्लिम्स को वो करेगा, इंडियन मुस्लिम्स को नहीं। इन 5-6 कम्युनिटीज को एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया कि आप 11 की जगह 5 साल करके आप कर सकते हो। इसमें किसी की भी सिटीजनशिप लेने की बात हुई क्या? कहां है, किधर है? कहीं पे भी सिटीजनशिप लेने की बात हुई ही नहीं है, एक्सक्लूजन की बात हुई ही नहीं है। इंक्लूजन की हो रही है भाई कि इन लोगों में से हो तो 11 की जगह 5 होगा। अगर नहीं हो, सपोज मुस्लिम हो, तो उनको मिलेगी, हाँ उनको मिलेगी ना भाई, ये कहाँ लिखा उनको मिलेगी नहीं, बस उनको नॉर्मल प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारी मिथ क्रिएट हो गई। मिथ क्या क्या क्रिएट हुई? सीए विल रिवोक एंड टेक अवे सिटीजनशिप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, कहीं पे मेंशन है क्या? ये एग्जिस्टिंग सिटीजन्स की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, वो आगे किसको सिटीजनशिप देनी है उसकी बात कर रहा है। लॉ प्रिवेंट्स मुस्लिम फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप, नो, उनको रेगुलर प्रोसेस से मिलेगी ना, बस उनको वो 11 साल वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। CA and NRC are directly connected. No, NRC has nothing to do with the religion. अभी आप आगे देखेंगे, nothing. Indian citizens will need to provide proof of religion or ancestry to prove their citizenship. No, अरे existing citizens का क्वेश्चन है ही नहीं, आगे जो सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे उनका क्वेश्चन है। इन मिथ के बेसिस पे ओनली वन स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी बेनिफिट फ्रॉम द एक्ट, नो, उसमें हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सब मेंशन हुए। Migrants from all neighboring countries are eligible. No, only Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. आप बोलो सर ये सरकार को क्या जची यार, एकदम से इन्होंने 3 कंट्री उठा लिए, कुछ उठा लिए, कुछ नहीं उठाया, ऐसा क्या हुआ यार सर, ये भी तो समझाओ, ऐसा करा क्यों? वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिथ क्रिएट हुई थी ना प्रोटेस्ट की, ये मिथ थी।
अपन ने अब भी पढ़ा बेसिकली, बेयर एक्ट में इसलिए लगाया हूं कि ये मिथ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सिंपल लिखा है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन दिस डेट बिफोर दिस डेट। भैया उनको जो प्रोविजंस है ना एप्लीकेबल, उसमें ऐसा है कि उनको भाई 5 साल करना पड़ेगा 11 की जगह, बस इनको सिटीजनशिप अप्लाई करते टाइम ये करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग सिटीजन्स का कहीं पे कुछ मेंशन है ही नहीं भाई, ठीक है। चलो अब ये क्या हुआ था, ये हुआ क्यों था, ऐसा करा क्यों कि भाई 3 स्पेसिफिक देश ही पकड़े अभी और ये 6 स्पेसिफिक कम्युनिटी पकड़ी, क्यों स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को छोड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से। इसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन है। कैसे, जब पार्टीशन हुआ था ना तो बहुत सारी पाकिस्तान यहाँ से उठ के वहाँ जा रहे थे, मुस्लिम्स पाकिस्तान उठ के जा रहे थे, बहुत सारे हिंदूज पाकिस्तान से उठ के यहाँ आ रहे थे, बिकॉज कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, ये रुक ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो भैया एक दिन फाइन डे क्या हुआ, नेहरू साहब और लियाकत साहब ने एक मीटिंग करी कि भाई इसको रोकना पड़ेगा, इतना खून खराबे से किसी का नहीं रखा है, ठीक है। तो उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको कहते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट। इंडिया पार्टीशन हुआ था, हॉरिफिक कम्युनल राइट्स ब्रेक डाउन हो रहे थे बार बार। कैसे, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो बात की बात है जब यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ पर हो रहे थे, ठीक है। अब क्या था कि ये नेहरू लियाकत पैक्ट है ना, 1950 में हुआ था, किसके लिए, ये कम्युनल वायलेंस रोकने के लिए। तो इन्होंने जब डिसाइड करा मिलने का, तो इन्होंने क्या डिसाइड करा इस लियाकत पैक्ट में, इन्होंने बोला कि भैया हम एक दूसरे की कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो मुस्लिम है, तभी तो पाकिस्तान बना था मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट्स को लेकर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम थे, वहाँ हिंदूज भी थे, सिख भी थे, पारसीज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। तो ये पैक्ट साइन हुआ था कि भैया दोनों अपनी अपनी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ है ना उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे कि उनको मूवमेंट नहीं करना पड़े। भाई अगर मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरा घर पूरी एंसेस्ट्री मेरी लाहौर में थी, तो मैं क्यों लाहौर छोड़ के जाऊँ जब वो अलाउ करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कम्युनल राइट्स हो रहे थे, उनको रोकना था। तो क्या बोला, यू कैन स्टे वेरेवर यू आर, योर गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू। एब्डक्टेड वुमेन को रिटर्न करेंगे, लूटेड प्रॉपर्टी को रिटर्न करेंगे, रेफ्यूजी वापस अपने घर जा सकते हैं जो कि कम्युनल वायलेंस के चलते उनको ना चाहते हुए भी मूव करना पड़ा। तो नेहरू लियाकत पैक्ट ने करा क्या भाई, वो पार्टीशन के जो मिजरीज है ना उसको थोड़ा काम करना था, उनको रोकना था कि अब आप पार्टीशन में ये जो मूवमेंट है ना, क्योंकि बात यही हुई थी कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें फेलियर हो गया। माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे अपने अपने देश में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इक्वल सिटीजनशिप देंगे, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये इनका पैक्ट हुआ था कि भैया एक दूसरे की कंट्री में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन नहीं होके उनका प्रोटेक्शन होएगा। तो क्या हुआ, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गई और अपना जो इंडिया है ये तो फेडरल स्टेट है। यहाँ पर अपन ने कोई रिलीजन को तो माना नहीं ऐसे कि भाई वो देश का रिलीजन कुछ है क्या, अपन ने प्रीएम्बल के टाइम पढ़ा था। वहां पर क्या हुआ, माइनॉरिटीज कंटिन्यू टू फेस परसिक्यूशन। अब माइनॉरिटी कौन है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में मेजॉरिटी कौन है, मुस्लिम्स। तो जो इनका पैक्ट हुआ था उसमें बचाना किसको था, माइनॉरिटीज को। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज कंटिन्यूसली परसिक्यूशन, कंटिन्यूस राइट्स, कंटिन्यूस वायलेंस झेलते जा रहे थे। अब नेहरू लियाकत पैक्ट का जो प्रॉमिस था वो रियलाइज हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए इंडिया ने लेटर भले थोड़े टाइम बाद ये करा कि भैया सिटीजनशिप एक्ट में ऐसा चेंज करा कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है ना उनको बचाने के लिए, किससे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया कि भैया उन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हम बचाएंगे, उनको हम रास्ता देंगे कि वो इंडिया में सिटीजनशिप थोड़े ईजियर वे से पाले। अब आप समझो इस बात को, ये एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्लॉज था, ताकि जो माइनॉरिटीज वहां पर परेशान हो रही थी लेकिन उनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी, तो अपन ने उनका रास्ता खोला था। एज ए यूपीएससी स्टूडेंट अपन को कोई भी एक साइड पे नहीं झुका होना है, अपन को बोथ पर्सपेक्टिव को समझना है कि था क्या। इसलिए ये प्रेजेंट डे लीगल स्टैंडर्ड, मतलब ये अपन 1950 वाला जो था ना वो पैक्ट फुली इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं था। ये रिलीजियस क्लासिफिकेशन यूज इन दैट, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये देखो, इंडियन पाकिस्तान रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इन्होंने क्या solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory and complete equality of citizenship irrespective of religion। ये पैक्ट साइन किया था इन लोगों ने। लेकिन हुआ क्या, ये न्यूज़पेपर के स्टैक्स है, इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान नरेट स्टोरीज ऑफ मिजरी, रिलीजियस माइनॉरिटीज कंटिन्यू टू फेस वायलेंट अटैक्स इन पाकिस्तान।
तो ये जो माइनॉरिटीज थे ना, उनको बचाने के लिए, भाई ऑलरेडी मुस्लिम वहां पर मेजोरिटी में है, उनके अगेंस्ट पे कम्युनल राइट्स हो नहीं रहे, उनको नहीं मिल रहा वो सारा झेलने को, इसलिए अपन ने माइनॉरिटीज को देखते हुए उनका थोड़ा सा रास्ता ईजी करा। मुस्लिम्स का रास्ता बंद नहीं करा, बस रास्ता ईजी करा। इसको बहुत ज्यादा इन्होंने कम्युनल इशू बनाकर प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद इतना मिथ क्रिएट हो गई कि ये हुआ। अभी कहीं पर भी आपको लगा ऐसा कि भाई कुछ, पहली बात एग्जिस्टिंग सिटीजन्स की बात ही नहीं। इंडिया ने अपना प्रॉमिस रखा, आज की तारीख में इंडिया ने रखा ना, इंडिया ने अपनी ड्यूटी पूरी करी। इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स में 29 और 30 डाल दिया भाई, रिलीजियस माइनॉरिटीज, लैंग्वेज वाली माइनॉरिटीज को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट में डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही साला। यूं नहीं कि चेंज करना हो तो लॉ वो बनाए, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया रिलीजियस माइनॉरिटीज को बचाने के लिए। क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन करता है इनइक्वालिटी है क्या ये एक स्पेसिफिक नेशन, एक स्पेसिफिक रिलीजन के अगेंस्ट? नहीं, क्योंकि ये किसी रीजनेबली अपन थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं। वी कैन डू रीजनेबल स्पेशल केसेस टू ब्रिंग आउट मोर इक्वालिटी। कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है। ये अपना CA does not target any religious community from abroad. It only provides a mechanism for some migrants who may otherwise have been called illegal, depriving them of opportunity. क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इलीगली इंडिया में रह रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझा कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपन को पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है उसकी थीम क्या है। ऐसा नहीं कि भीड़ चाल का हिस्सा बन के अपन चलते रहे। इसी से रिलेटेड एक और चीज आई थी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जो कि अभी भाई NRC में इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। NRC अप्लाइज टू, अगर वो जब भी अप्लाई होगा तो इट विल अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। NRC क्या होगा? इट इज अ सिटीजन रजिस्टर इन विच नेम्स ऑफ एवरी सिटीजन विल बी रिकॉर्डेड। इसमें कोई रिलीजन का, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कुछ मत नहीं है भाई। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो रजिस्टर में आपका नाम होगा बस। इट वोंट एंड कैनॉट बी अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब ये चीजें अभी क्या न्यूज में क्या वो आने लगा ना, अभी रिसेंटली एक वो कोर्ट में स्टेटमेंट आ गया कि भैया पासपोर्ट इज नॉट द फुल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इसलिए चीजें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो। फिर जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो जैसे न्यूज में आए तो टॉपिक न्यूज में आ गए तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, ये 2024 में हुआ था अप्लाई, इसलिए भी ये थोड़ा सा न्यूज में था, इसलिए अपन ने पढ़ा। एक इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है जो कि ज्यादा मैटर नहीं करता, पर मैंने उसको भी कवर करके खत्म करे। एक असम अकॉर्ड करके था, पाकिस्तान ने जीनोसाइड कमिट करा ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि जो प्रेजेंट है बांग्लादेश है। अब आप समझो कि इंडिया एक नेशन है, पाकिस्तान एक नेशन है। पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में वो जीनोसाइड कंडक्ट कर रहा है, फिर भी इंडिया स्टेप इन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रीजनल बाउंड्री है। लेकिन इंडिया ने स्टेप इन करा था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। क्या हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने जीनोसाइड कंडक्ट करा ना, तो ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग निकल के अपने असम और ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जाकर इन्फ्लक्स होने लग गए। इलीगल बहुत सारे लिबरेशन वॉर में इधर आ गए, ठीक है। अब जब ये इधर आ गए तो डेमोग्राफिक चैलेंज बन गया। भाई होगा ना, इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे, बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चैलेंज है भाई। एक केटर करने के लिए पता तो होना चाहिए, अब वो सब इन्फ्लक्स होते जा रहा है। तो क्या हुआ, आसाम में थोड़ा एजिटेशन हो गया। 6 साल तक आसाम मूवमेंट चला, स्टूडेंट यूनियन का। उनका क्या डिमांड था कि डिटेक्ट करो इलीगल माइग्रेंट्स को, डिलीट करो और उनको वापस से डिपोर्ट करो। ये 6 साल तक ये चला। उसके बाद सरकार ने पैक्ट साइन करा जिसका नाम था असम अकॉर्ड। बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट असम, लीडर्स ऑफ बोथ यूनियन, जिन्होंने करा था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम के सामने। अकॉर्ड में क्या था कि भैया अकॉर्ड में ऐसा करा कि बिल्कुल तो ऐसा कर नहीं सकते कि सबको उठा के भेज दो वापस, कुछ इतने टाइम से इंडिया रह रहे हैं यहीं पर ही मान लिया। उन्होंने फिर कुछ एक सेक्शन 6 से इंट्रोड्यूस करा। उसमें क्या बोला, 1 जनवरी 1966 से जो पहले आए थे ना, यानी कि जीनोसाइड कंडक्ट होने से पहले, उनको अपन इंडियन सिटीजन ट्रीट कर लेंगे। 1 जनवरी मैंने जुलाई बोला होगा शायद, 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971, यानी कि जिस दिन लिबरेशन वॉर खत्म हुई थी ना, उनको क्या करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको डिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सिटीजन भी नहीं मानेंगे, डायरेक्टली उनको सिटीजनशिप हटाएंगे नहीं, उनका क्या करेंगे, इलेक्टोरल रोल से नाम हटाएंगे और एक प्रोसेस बनाएंगे जिसके थ्रू वो वापस से वोटिंग राइट्स रीगेन करेंगे, सिटीजन रहेंगे वो। यानी कि इस ड्यूरेशन के बीच में आएंगे तो सिटीजन तो रहेंगे, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स हटा देंगे। फिर एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनको वोटिंग ना कुछ टाइम बाद देंगे। और जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद इंडिया में एंटर करें, उनको इलीगल माइग्रेंट्स डिफाइन करेंगे और उनको वापस से डिपोर्ट करेंगे। भाई क्यों चूज करा अपन ने 24 मार्च 1971? पाकिस्तान बिगैन मिलिट्री ऑपरेशंस, और उसके बाद क्या होता, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वैसा हुआ था 24 मार्च 1971 की बात है, ठीक है।
अभी क्या था, सेक्शन 6A कब अपने क्या अपहोल्ड किया किसने, अब ये बहुत न्यूज़ में थे जस्टिस सूर्यकांत कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, ठीक है। तो फिर अपना ये हुआ, तो असम अकॉर्ड अपन ने देख लिया कि वो ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान से इन्फ्लक्स हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट हुआ असम यूनियन का, जिन 6 साल तक वो चला। देन उसके बाद इंडिया ने जाकर एक असम अकॉर्ड साइन करा, जिस अकॉर्ड में एक डेट ली, यानी कि 24 मार्च 1971। तो इससे पहले वाले जो लोग हैं वो सारों को सिटीजनशिप मिलेगी, इस ड्यूरेशन के बीच को कुछ सर्टेन कंडीशंस के बाद मिलेगी, इसके बाद उनको डिपोर्ट कर देंगे, ऐसे असम अकॉर्ड बना। क्योंकि ये 6A से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड होने के बाद एंटर हुआ, इसलिए अपन ने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अपन अब रिकैप कर लेते हैं, रिकैप में क्या बोलता है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। डस आर्टिकल 10 एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉस एंड एक्विजिशन लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल 10 एम्पावरमेंट तो करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन से जब आप पढ़ोगे, मैं अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, मे भी अपन जब PYQ करेंगे तो अपन करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अपन को क्या है, इन क्वेश्चंस के आंसर अपन को पता होने चाहिए। बहुत सिटीजनशिप एक्ट एनेक्टेड इन 1950, तो बहुत क्लियर वो हो गया, वो वाला ईयर वाला क्वेश्चन हो गया। इज द रजिस्ट्रेशन अ वैलिड मेथड टू एक्वायर सिटीजनशिप, कैन इंडियन सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड सम वॉलंटियर ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, बता दो भाई, ये तो बता ही दो। और आर्टिकल्स 5 to 14, 5 से 11, सिटीजनशिप बाय बर्थ एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सोनल, बताओ। सिटीजनशिप बर्थ एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एनिमी एलियंस, दोनों का आंसर है नो, ये कहीं भी नहीं बड़ा बनना है, एनिमी एलियंस का भी इसका भी। रिनंसिएशन ऑफ वैलिड वे टू लूज सिटीजनशिप, यस। कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्राइव अ पर्सन एक्वायर्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है कि हाँ भैया कर सकते हैं ना, टेररिस्ट बन जाए कल को, सरकार है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरियल लीगल मेथड टू एक्वायर सिटीजनशिप, यस। पर्सन born आफ्टर इतना इतना इतना, either of the parents was citizen of India at the time of birth, याद करो कहानी। पोस्टर हैव वोटिंग राइट्स इन इंडिया, नो। सिटीजन है क्या ये, तो वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अप्लाई फॉर OCI कार्ड, नो, एक्सक्लूजन था। तो इज द OCI कंसिडर्ड ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नो। मानते क्या, तभी तो चल रहा है, नहीं तो फिर खत्म नहीं हो जाता। नेशनलाइजेशन प्रोसेस थ्रू विच फॉरेन नेशनल कैन बिकम इंडियन सिटीजन, यस, नेशनलाइजेशन से था जो पूरा अपन ने मुद्दा। NRI पीपल वोट इन इंडिया, यस, सिटीजन है भाई, वोट क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिटीजन के थोड़े सवाल थे, अपन ने देख लिया। तो ये अपन ने फाइनल में आपको बताता हूँ, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, इन 5 तरीके से सिटीजनशिप अपायर कर सकते हो 1955 एक्ट के तहत, ठीक है। ये अपना सिटीजनशिप एक्ट वाला खत्म हुआ, अपन ने पूरा सिटीजनशिप पढ़ा, और वो पढ़ा जो अपन को मेन मुद्दा पढ़ना था, जो मेन मुद्दा था ना, जिसके चक्कर में पूरा लेक्चर हुआ है, 1 या 2 जो भी है, वो मेन इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मिथ क्रिएट करी थी ना प्रोटेस्ट की सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 की, वो मिथ को डिकोड करने के लिए, और उसको आप कहीं पे भी एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हो, थीम यूज़ कर सकते हो। आप 4 जनों के बीच में जो डिस्कस कर रहे हो, आपको अगर आपकी थोड़ी बहुत पटलाई झाड़नी हो तो आप कर सकते हो कि भैया एक्चुअल प्रोविजन ये थे एक्ट के, ठीक है। तो फिर अपन आगे पढ़ेंगे, अब आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, कट।